देखो इसमें है, इतिहास में मानवीय कार्यों के बीच रिश्तों के कारणों तथा प्रभावों को खोजने के लिए हम तारीखों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इधर ध्यान से सुनो सब लोग। इतिहास में मानवीय कार्यों के बीच रिश्तों के कारणों तथा प्रभावों को खोजने के लिए हम तारीखों का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में यदि हम कहें तो बाद के कार्य प्रारंभिक कार्यों को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आई है तो हम प्रारंभ में से उसे निकाल सकते हैं। इतिहास निश्चित रूप से समय के साथ हुए परिवर्तनों के बारे में बताता है। अतीत में वस्तुएं कैसी थी और उनमें कैसे परिवर्तन हुए, इस बारे में पता लगाया जाता है। एक समय था जब इतिहासकार तारीखों से आकर्षित होते थे। उन तारीखों पर काफ़ी गर्मजोशी से बहस हुई कि कब शासकों को ताज पहनाया गया और कब अत्यधिक युद्ध लड़े गए। हम उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो संसार में हमेशा से देखने को मिलती हैं, जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। उदाहरण के लिए, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए आप अपने आप से पूछ सकते हो कि रेलगाड़ी कब बनाई गई थी, और रेलगाड़ी के युग से पहले लोग लंबी यात्राएं कैसे करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते समय आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अधिकांश देशों के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हम भारतीय इतिहास के 2 युगों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और अब हम उस युग का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई तथा 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने तक रहा। एक बात ध्यान से सुनिए सत्यम, जिस दिन ये सुना जाएगा, अगर ना सुना पाए तो तुमको कस के मारा जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से सुनिए। ठीक, फिर भी आधुनिक युग का यह सीमांकन प्रत्येक देश के लिए भिन्न है। भारत में 18वीं शताब्दी में साधारणतया आधुनिक युग के शुरुआती बिंदु के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत की कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविक जड़ें इस युग में फैली हुई हैं। भारत का आधुनिक इतिहास साधारणतया भारत पर औपनिवेशिक शासन वर्चस्व की अवधि को दर्शाता है। 17वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजों के भारत की धरती पर आगमन के समय को भारतीय इतिहास में मोटे तौर पर आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में चित्रित किया जा सकता है। 2 शताब्दियों तक अंग्रेजों ने भारतीय भूभाग पर पूर्ण रूप से शासन किया, जब तक कि स्वतंत्रता सेनानियों के धड़कते विद्रोह ने उन्हें पलायन करने पर मजबूर नहीं कर दिया। उनके शासन के 200 साल में न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुए, बल्कि शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब बात आती है औपनिवेशिक क्या है। औपनिवेशिक शब्द किसी वस्तु के संबंध को बताता है तथा कॉलोनी की विशेषता या कुछ भी बना हुआ जो इस युग में उसी शैली में बनाया गया हो उसके बारे में बताता है। भारत में औपनिवेशिक युग को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से हुआ है। भारत का आधुनिक युग इस युग को दर्शाता है कि जब कई यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत पर शासन किया गया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में कई यूरोपीय शक्तियां भारत में अपने पैर जमा चुकी थीं। तो ध्यान से सुनिए। हालांकि वह केवल अंग्रेज ब्रिटिश ही थे जिन्होंने 200 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक भारत पर शासन किया।
अंग्रेज स्थानीय नवाबों और राजाओं को अपने अधीन तथा अपने शासन को स्थापित करने के लिए देश में आए। इन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्व वसूला, कम कीमत पर चीज़ों को खरीदा तथा निर्यात करने के लिए जरूरी फसलें उगाई। पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आए। वह वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे जो कालीकट यानी जो कि अब केरल में है पहुँचे और भारत की खोज की। गोवा पुर्तगाली शासन की नींव बन गई थी। अंग्रेजों के समय के में हुए परिवर्तन। अंग्रेजों की रुचियां इस कई प्रकार की थी। उनका पहला मुख्य उद्देश्य एक अधिकार व्यापार की स्थिति को प्राप्त करना था। बाद में यह महसूस किया गया कि मुक्त व्यापार भारत को अंग्रेजों के सामानों के लिए और कच्चे मालों के स्रोतों के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित कर देगा। लेकिन ब्रिटिश पूंजीपतियों जिन्होंने भारत में निवेश किया था और बैंकिंग तथा जहाजी सेवाओं की बिक्री की थी, वे लगातार विशेषाधिकारों का आनंद उठाते रहे। भारतीय समाज में जो मुख्य परिवर्तन अंग्रेजों के शासनकाल में हुए वह शीर्ष पर थे। उन्होंने बेकार सेनापति उच्च वर्ग को सत्यवादी सैन्य संस्थापन में बदल दिया गया था, जिसे उपयोगिता संबंधी तकनीकी तंत्र से सावधानीपूर्वक बनाया गया था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी सक्षम था। सरकार की अधिक कुशलता ने राजकोषीय भारत में अपर्याप्त कमी की और राष्ट्रीय उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा जमींदारी पूंजीपतियों और नए व्यावसायिक वर्गों के लिए उपलब्ध हुआ। अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से एक नए कुलीन वर्ग डॉक्टरों, अध्यापकों, पत्रकारों तथा व्यवसायियों की आदतों की नकल की। इस समूह के अंतर्गत पुरानी जाति बाधाएं हट रही थी और बदलाव लाया और सामाजिक गतिशीलता बढ़ रही थी। जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन रही थी। औपनिवेशिक शासन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाया। अंग्रेजों का शैक्षिक प्रयास बहुत सीमित था। ग्रामीण समाज में प्रथा में अछूतों की स्थिति, संयुक्त परिवार प्रणाली या कृषि में उत्पादन तकनीकी इत्यादि में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। यानी जो 200 साल तक भारत पर अंग्रेजों ने राज्य किया, उससे पहले जो भी शासन किया उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए कि उन्होंने किस प्रकार से भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करके लोगों के अंदर फूट डाल के राज किया। अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो और राज करो की नीति मानते। फूट डालने का मतलब ये है कि जैसे समाज में छुआछूत या भेदभाव का पैदा करना, धर्म में लोगों को मतलब उस धर्म के चक्कर में लोगों को भरमाना, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वह लोगों में फूट डालते थे। फूट डालने पर लोग एक नहीं होते थे, यानी एक नहीं हो पाते थे, जिससे कि कोई रैली निकाल सके या फिर किसी चीज़ का विरोध कर सके। उस प्रकार से बाद में महात्मा गांधी जी के प्रयासों से फिर सभी लोग एक हुए थे। आधुनिक युग के स्रोत। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं है। देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त जानकारी मौजूद है। आधुनिक युग के साहित्यिक और प्रलेखित स्रोत प्राचीन युगों के स्रोतों जैसे जीवाश्म अवशेष, गुफा की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, शासकों की जीवनी और वास्तुशास्त्र आदि से अलग करते हैं। यानी जो उन्होंने आधुनिक युग के स्रोत के रूप में बनाया था या फिर जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो अपनी जो है मुगल मानसिकता को देखते हुए बनाया था। यानी यहाँ की जो विरासत थी, सांस्कृतिक जो विरासत थी, जो हिंदू जो धर्म के मंदिर थे, यानी जो यहाँ की व्यवस्था थी उसको हटा करके एक दूसरी व्यवस्था यानी मुगल टाइप की एक व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत ही लोगों में भेदभाव पैदा करने वाली थी, जिसके कारण बहुत सारे भेदभाव हुए थे। आज भी जिसके कारण किए हुए काम, बाहरी आक्रांताओं के किए हुए कुकृत्य के बारे में लोग आज भी उसका जो है उसका परिणाम भोग रहे हैं।
जैसे कि अयोध्या का राम जो है मंदिर ही देख लीजिए, जहाँ पर बाबर ने गुम्बद बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी देख लीजिए, जहाँ पे बगल में मस्जिद है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जहाँ पे बगल में मस्जिद है। तो ये सब बिल्कुल मतलब उसी सोच के हिसाब से काम करते थे, जिससे कि लोगों को लड़ाया जा सके, लोगों में भेद पैदा किया जा सके, धर्म के आधार पर लोगों में मतभेद पैदा किया जा सके। अब बात आती है सरकारी दस्तावेज की। आधुनिक युग के अध्ययन के लिए बहुत से लिखित स्रोत तथा जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जो भारत के ब्रिटिश इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। इस युग के दौरान व्यापारिक स्थितियों का एक विस्तृत लेखा जोखा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों के अंतर्गत प्रशासन के सभी स्तरों, जिला के सर्वोच्च सरकार तक के दस्तावेज आते हैं, जो निर्देशकों की कोर्ट और कंट्रोल बोर्ड से संबंधित दस्तावेजों से अलग है। अंग्रेजों ने ताजपोशी के पश्चात जब प्रशासन की बागडोर संभाली, तब सरकारी रिकॉर्डों की बड़ी विविधताएं बड़ी संख्या में जारी की गई। यानी कुल मिला के उनका मेन मकसद ये था कि जो है उसमें जो है परिवर्तन लाया, उसी के हिसाब से वो देश में राज करना चाहते थे।